हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बाय एसपीडी गुरु में। दोस्तों, अभी आरआरबी ने जेई का फॉर्म निकाला था। जेई का फॉर्म 2024 की वैकेंसी में दोस्तों, अगर किसी भी बच्चे को चैप्टर वाइज साइंस अगर पढ़ने का इच्छुक है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एसपीडी गुरु से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस पे आपको सभी चैप्टर वाइज डिटेल्स में बताया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे इसमें सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, इसमें ए टू जेड जानकारी, पूरी कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है, आरआरबी ने अपना सिलेबस को चेंज कर दिया है। दोस्तों, पहले आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन बोला जा रहा था कि आएगा, अब एनसीईआरटी से नहीं आएगा दोस्तों, अब आएगा आपका सीबीएसई पैटर्न से आधारित। तो दोस्तों, इसीलिए इस बार पूरे थोड़ी टफ हो रहा है क्योंकि सभी ने एनसीईआरटी पढ़ रखा है, पर इस बार आरआरबी जेई में एनसीईआरटी सिलेबस नहीं है। दोस्तों, आप लोग इसे डिटेल्स में छानबीन कर लो, पढ़ लो, क्योंकि अब जो पैटर्न आ रहा है वो सीबीएसई पैटर्न पे आधारित आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने इस सीबीएसई पैटर्न के आधार पे ही आरआरबी जेई के जो साइंस के जो चैप्टर वाइज डिटेल के साथ मैंने ये वीडियो नंबर फर्स्ट बनाया हूँ दोस्तों। ये केमिस्ट्री का है दोस्तों। केमिस्ट्री से स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स, बायो, तीनों मिलेगा आपको वीडियो इसमें डिटेल्स में। और दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पक्का है, आना ही आना है। बस जो भी आप आरआरबी जेई का एग्ज़ाम निकालने का इच्छुक हो, वो हमारे इस चैनल पे डिटेल्स में अगर साइंस पढ़ना है तो आके जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। और देखो जी दोस्तों, क्या है पहला टॉपिक का स्टार्ट हो रहा है दोस्तों हमारे आसपास के पदार्थ से। दोस्तों, जैसे मैंने बोला चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज ही होगा, पूरी डिटेल्स मिलेगी आपको इसमें। अगर किसी को इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगा दोस्तों। और अगर किसी को बुक की जानकारी चाहिए कि कौन सी बुक से ये नोट्स बना रखा हूँ दोस्तों, तो ये भी मैं बता दूंगा, आपको कमेंट्स करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि इसमें क्या पूछ रखा है दोस्तों। हमारे आसपास के पदार्थ क्या कहते हैं दोस्तों। इस संसार में असंख्य वस्तुएं हैं जिनका अनुभव हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आदिकाल से ही अवधारणा रही है कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं जो पदार्थ है, इसमें कुछ हम देख सकते हैं और कुछ केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, धातु, जल आदि जो है, ये तो इसे तो हम देख सकते हैं दोस्तों। जबकि वायु, जिसे हम नहीं देख सकते, केवल क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं दोस्तों। पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक आपको बताता हूँ। पदार्थ यानी कि मैटर, ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है दोस्तों। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है, पदार्थ किसे कहते हैं, ऑप्शन दिया रहता है दोस्तों। जल, वायु, लकड़ी, हीरा, इस्पात, कांच आदि सभी क्या है दोस्तों, सभी में द्रव्यमान होता है और तभी स्थान भी घेरता आता है। यह द्रव्य या फिर पदार्थ, यानी कि दोनों नाम एक ही होता है दोस्तों, द्रव्य बोलो या फिर पदार्थ बोलो। दोस्तों, ये आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ दोस्तों। आप सभी जो भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं साइंस को, उसे एक बार कंप्लीट ये वीडियो देख लो, आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छे इसमें टॉपिक आ रखा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है, और आयतन का तो घन मीटर होता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आता ही है, ये छोटा सा गैर पर आ जाता है दोस्तों कई बार एग्जाम में। पदार्थों का वर्गीकरण, तो यहाँ वर्गीकरण से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। कैसे आता है देखिए दोस्तों। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था, जिसे पंच तत्व कहते हैं। कई बार एग्जाम में पंच तत्वों के बारे में पूछा हुआ है दोस्तों। ये पंच तत्व होता क्या है दोस्तों, वायु होता है, पृथ्वी होता है, अग्नि, जल और आकाश होता है दोस्तों। ये पंच तत्व हिंदी में भी पूछा हिंदी व्याकरण में भी आता है दोस्तों। उनके अनुसार पंच तत्व यही थे, जो चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये प्राचीन समय में वैज्ञानिकों ने माना था, लेकिन अब जो वैज्ञानिक मानते हैं वो ऐसे नहीं मानते दोस्तों। पंच तत्वों को कोई नहीं मानता है।
तो दोस्तों अब जो वर्तमान समय में पदार्थ की जो भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, जिसे हम 3 रूप जानते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस के रूप में जानते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके बारे में बताते हैं। उसके बाद एक आप ये भी जानते हैं दोस्तों, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पेपर में हर बार क्वेश्चन ही आ रखा है दोस्तों। तथा यह गति मिश्रण के समरूप होने तक होती रहती है। और प्रासरण क्या होता है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता ही पेपर में। ये दोनों क्वेश्चन विसरण और प्रासरण पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यहाँ से दोस्तों थोड़ी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ होता है उनके कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान। पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील अथवा गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पे कणों की गति तेज हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की क्या होती है, गति जो मतलब गति तेज होती है, कम होती है, मंद होती है, कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें गति इसकी तेज हो जाती है। पदार्थ के कणों में विसरण अभी मैंने पीछे बता दिया दोस्तों, उससे रिलेटेड ही यहाँ पे पूछा। प्रवृत्ति होती है अर्थात पदार्थ के कणों अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं दोस्तों। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है दोस्तों। फिर एक और है, देखो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं दोस्तों। कणों के बीच पाए जाने वाला बल अंतर आणविक आकर्षण बल कहलाता है दोस्तों। यह बल कणों को पास पास रखता है दोस्तों। अंतर आणविक बल ये तो एनसीईआरटी से रिलेटेड भी है और ये छोटे क्लास जैसे 9th 10th में ये हमेशा ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता ही आता है दोस्तों। तो यहाँ भी क्या पता आ जाइए। चलिए दोस्तों अगली टॉपिक देखते हैं क्या है। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो दोस्तों सभी कोई जानते हैं हम लोग कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहला एक अवस्था उठा लेते हैं। अवस्था है हमारे पास ठोस अवस्था। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन अर्थात संपीड्यता नगण्य होता है, ठोस अवस्था कहलाती है दोस्तों। ठोस अवस्था के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म भी मैं बताता हूं दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, ठोस की पता चल गया, आपका निश्चित आकार होना चाहिए, स्पष्ट सीमाएं होनी चाहिए और स्थिर आयतन होना चाहिए, उसी को हम ठोस कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आपका कुछ वो बताता हूँ। ठोस निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन वाले अर्थात नगण्य संपीड्य होते हैं दोस्तों। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले ले, किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते हैं दोस्तों। ऐसी नंबर 2 में क्या कह रहा है, ठोस विसरण का गुण प्रदर्शित नहीं करता है दोस्तों, अथवा अत्यंत मंद गति से विसरण करता है ठोस। स्पंज संपीड्य परंतु ठोस कहलाता है क्योंकि इसमें महीन छिद्र होता है, वायु भरी रहती है, दाबने पर यह वायु निकल जाती है और जिससे स्पंज संपीड्यता संभव होता है दोस्तों। इससे एक रबड़ वाली एग्जांपल इसी से बनता है दोस्तों। रबड़ को आप खींच लो, ये ठोस होता है रबड़, ठीक है दोस्तों, खींचने पे खिंचाया जाता है लेकिन इसे ठोस माना जाता है रबड़ को, ये इसी से रिलेटेड है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ठोस बाह्य बल लगने पर टूट जाता है परंतु अपनी आकृति परिवर्तित नहीं दर्शाता, ये रबर है दोस्तों। रबर के डिटेल है स्पंज की वजह से। वो रबर क्या होता है कि जब हम इसे अत्यधिक बल लगाएंगे तो रबर टूट जाएगा, अन्यथा अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है दोस्तों, पर वो बदल नहीं सकता। बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बाह्य बल हटाने पर पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने से ये टूट जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेपर में भी आ रखा है दोस्तों यहाँ से। चलिए दोस्तों, सामान्यतः ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव गैस से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, चीनी, रेत, पत्थर, धातु जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना,
चांदी आदि ठोस अवस्था के पदार्थ होते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई घनत्व कहलाता है। और घनत्व का ये फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आता है ये द्रव्यमान बटे आयतन, इसको कहते हैं हम घनत्व। चलिए दोस्तों, द्रव्य अवस्था, अभी हमने ठोस अवस्था था, अब हम आ जाते हैं लिक्विड यानी कि द्रव्य अवस्था में। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित है परंतु आकार नहीं, द्रव्य अवस्था कहलाते। उदाहरण में जैसे जल, तेल आदि ये सारे होते हैं। इसकी भी गुण धर्म बता रखा है दोस्तों। जैसे द्रव्य निश्चित आकार नहीं होता है द्रव का, अर्थात इसे जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है दोस्तों। द्रव में बहाव होता है तथा इनका आकार बदलता है, इसलिए यह दृढ़ नहीं बल्कि तरल होता है दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठोस द्रव्य गैस विसरण द्रव में संभव है। वातावरण की गैस विसरित होकर जल में घुल जाती है और ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा गैस तथा पौधों के जीवन के अनिवार्य होता है दोस्तों। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, द्रव लगभग असंपीड्य होता है और द्रव्य कणों के बीच आकर्षण बलों की तुलना में ज़्यादा परंतु ठोस की तुलना में कम होता है आकर्षण बल। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होगा दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है दोस्तों। द्रव का घनत्व तो क्या होता है दोस्तों, सामान्यतः ठोस अवस्था की तुलना में कम होता है। अपवाद ठोस बर्फ जल की तुलना में हल्की होती है तथा जल पर तैरती है दोस्तों। क्योंकि बर्फ तो ठोस होता है लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, द्रव पे क्या होता है, तैरता है दोस्तों। जल, दूध, जूस, तेल, केरोसिन, पेट्रोल आदि उन पदार्थों पदार्थ जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला है आपका दोस्तों गैस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, गैस कहलाती है। उदाहरण हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और जल वाष्प आदि। गैस अवस्था के कुछ महत्वपूर्ण गुण है दोस्तों। महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बताता हूँ दोस्तों। क्या है, गैसों में द्रव के समान बहाव की प्रवृत्ति होता है, इसलिए इन्हें तरल भी कहा जाता है, माना जाता है। क्योंकि गैस, आप अगर सिलेंडर उठा के देखोगे तो दोस्तों उसको हिला के देखना, सिलेंडर तो हिलता है गैस उसमें। अगर गैस अगर लिक्विड फॉर्म में है तभी तो हिल रहा है, वह अन्यथा वो गैस हिल नहीं सकता था दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैस होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है दोस्तों, एक तरह से लिक्विड ही हुआ वो। कई गैसें अन्य गैसों में कणों की उच्च गति तथा उनके बीच विस्तृत स्थान के कारण तीव्रता से विस्तृत होता रहता है दोस्तों। अगर गैस की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होता है, संपीड़ितता मतलब इसका मतलब भागने की गति बहुत तेज होता है दोस्तों। गैस बहुत आयतन कम होता है तक संपीड़ित किया जा सकता है। हमारे घर में जो खाना बनाने के उपयोग में की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी कहते हैं, या अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर, आजकल वाहनों में ईंधन, आजकल तो सारे गाड़ी भी सीएनजी के उपयोग के रूप में आ रखा है ना, फॉर्म में सीएनजी डाले जा रहे हैं उसमें। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस की अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर संपीड़ित किया जा रहा है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा भी जा रहा है दोस्तों। गैस अवस्था, दोस्तों गैस अवस्था में काफ़ी कण गति अनियमित अत्यधिक तीव्र गति से, मतलब गैस के जो कण होते हैं अत्यधिक अनियमित गति से क्या होता है, इधर से उधर टकराते रहते हैं दोस्तों। गैसीय अवस्था का उदाहरण है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अक्रिय गैसें आदि का मिश्रण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सभी जीवित जीव जीवित रहने के लिए श्वास लेते हैं, अतः ठोस, द्रव तथा गैस द्रव को विसरण कर सकते हैं दोस्तों। गैस का घनत्व न्यूनतम होता है, समान आयतन ठोस या फिर द्रव की तुलना में हल्की होती है दोस्तों।
दोस्तों ये अपना ठोस द्रव्य गैस का स्ट्रक्चर है। ठोस में देखो इसका अंतरिक आणविक जो कण होते हैं वो बहुत ही चिपका चिपका हुआ सा है, बहुत ही चिपक रखा है दोस्तों, नज़दीक नज़दीक होता है आंतरिक अणु। द्रव में थोड़ी अलग होता है और गैस में तो बहुत ज़्यादा ही दूर दूर होता है दोस्तों। इन सभी के बाद पदार्थ की दो और अन्य अवस्थाएं होती है दोस्तों, जो कि ये है। आजकल द्रव की दो अन्य अवस्था पे चर्चा हो, लेकिन इन दोनों अवस्था ताप और दाब की चरम दशाओं पे पाई जाती है दोस्तों। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। दोस्तों ये दोनों अवस्थाएं भी पेपर में पूछी जा रही है, तो आजकल हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम पदार्थ की 5 अवस्थाओं पे टिक मारें या 3 पे लगाएं। अगर दोस्तों ऑप्शन में 5 है तो आप 5 पे टिक लगा दो, और अगर ऑप्शन में 3 है तो 3 पे ही टिक लगाना, अगर 5 नहीं दिए रखा होगा तो। समझ गए दोस्तों। और ये बोस-आइंस्टीन कंडेंस के बारे में थोड़ी डिटेल से आप पढ़ लेना वीडियो पोस्ट करके दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कि पदार्थ का जो अवस्था परिवर्तन है, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो दोस्तों। ये भी अच्छी टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है, एक न एक क्वेश्चन यहाँ से आपको फंस जाएगा दोस्तों। क्या कह रहा है कि दैनिक जीवन में हम विभिन्न पदार्थों का संपर्क में आते हैं जो कि 3 अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे एक तो ठोस, द्रव, गैस, हर जगह पाए जाते हैं। जल, मोम, घी आदि प्रक्षेत्र उदाहरण में जल सबसे ज़्यादा है, जो कि तीनों रूप में पाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है, वह पदार्थ की वो कौन सी पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है। तो जल, ये जो अपने पास जल है वो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं दोस्तों। ये भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि पदार्थ के तीनों अवस्था में पाए जाने वाले जो द्रव्य हो कौन सा है, तो वह है जल। चलिए दोस्तों, अवस्था परिवर्तन से संबंधित शब्द, अवस्था परिवर्तन से रिलेटेड कुछ शब्द आता है, जैसे कि गलन या गलनांक तथा गलनांक बिंदु। मतलब परिवर्तन से रिलेटेड आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ये जल है, जल को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, भाप बन के फिर गैस बन जाता है, फिर जमाते हैं तो बर्फ़ बन जाता है, ये परिवर्तन होता है। ये जल का क्या हो रहा है, परिवर्तन। यानी इसी तरीके से पूछ रहा पदार्थ का जो हम परिवर्तन है, तो गलन या फिर गलनांक के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे कि किसी ठोस को ऊष्मा देते रहने पर एक ऐसी अवस्था आती है जब ऊष्मा वृद्धि करने पर भी तापमान अपरिवर्तित रहता है तथा ठोस द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की यह क्रिया गलन कहलाती है दोस्तों। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस वायुमंडलीय दाब पर परिवर्तित हो जाता है, ठोस का गलनांक कहलाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस के लिए इसका मान निश्चित होता है दोस्तों। चलिए इसके बारे में थोड़ी और उदाहरण के लिए लेते हैं दोस्तों। एक बर्फ़ का जो होता है गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फिर केल्विन में लोगे तो 273.16 केल्विन। दोस्तों हम सभी ने 273 जो हर कोई पढ़ रखा है केल्विन के लिए 273, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू जो होता है 273.16 माना गया है दोस्तों। तो अगर पेपर में 273.16 है तो आपको 273.16 पे टिक करना चाहिए, ना कि 273 पे टिक करोगे आप। ठीक है दोस्तों। गलनांक बिंदु वास्तव ठोस कणों के माध्यम आकर्षण बलों के सामर्थ्य को दर्शाता है। पदार्थ का उच्च गलनांक होने का अर्थ पदार्थ के कणों के बीच में उच्च आकर्षण बल होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला है कि क्वथन और क्वथनांक के बारे में बताना है दोस्तों। द्रव का वह गर्म करने का उस ताप बढ़ाने लगता है। निरंतर गर्म करते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर कि द्रव का ताप स्थिर हो जाता है और इस स्थिर ताप द्रव के भीतर वाष्प बुलबुले उठने लगते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, क्वथन कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि समझ में आ जाना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जब जल भाप के रूप में भाप बन के उड़ना चालू करता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वथनांक कहलाता है। और इस ताप पर द्रव का वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है। अतः वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव्य क्वथनांक कहलाता है दोस्तों। प्रत्येक शुद्ध द्रव के लिए इसका मान निश्चित होता है। उदाहरण के लिए कह रहा दोस्तों, देखो
जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है दोस्तों। ये तो गया क्वथनांक। और अभी अभी दोस्तों इसका वो पढ़े थे हमने कि जमता कितने पे है। तो जमता है दोस्तों आपको 0 डिग्री पे या फिर 273.16 केल्विन पे जम जाता है बर्फ जल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन के बारे में कह रहा हूँ। कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधा क्या हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। दोस्तों हमेशा यहाँ से क्वेश्चन जो आता है कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, जैसे कपूर, अमोनिया क्लोराइड या ठोस आयोडीन या नेफ्थलेट। दोस्तों कपूर दे देगा तो आप तो पहचान जाओगे, तो इसलिए एग्जामिनर अब कपूर को रखता ही नहीं है। तो कपूर की जगह आपको अमोनिया क्लोराइड मिलेगा या फिर ठोस आयोडीन मिलेगा। नेफ्थलीन भी लोगों को याद है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन में फंसाने की बात होती है वो होती है, ये रख देता है आपके ऑप्शन में अमोनिया क्लोराइड और ठोस आयोडीन रख देगा दोस्तों। इसके बताना पड़ेगा ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल में। चलिए दोस्तों उसके बाद आता है वाष्पीकरण। क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कण को वाष्प में परिवर्तित क्रिया क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। उसके बाद हिमीकरण तथा हिमांक जिसपे फ्रीज जिसको कहते हैं जमना। जब किसी द्रव का ताप को घटाया जाता है तब उस कण की गतिज ऊर्जा घटने लगती है तथा एक निश्चित ताप पर उसमें नीचे के कणों के मध्य अंतर आणविक बल प्रबल होने लगते हैं और अंततः द्रव या ठोस परिवर्तित होने लगता है। द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है उसे हिमांक कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है संघनन। दोस्तों अगला जो है इसमें संघनन, तापमान तथा दाब की विशेष परिस्थितियों में पदार्थ की गैस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित प्रक्रिया संघनन कहलाते हैं और यह वाष्पीकरण का ही एक वो एग्जाम्पल होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये है सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता ही है। तापमान मापन का पैमाना। दोस्तों यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है और गलत सब करके आते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत तैयारी रहती है यहाँ पे और यहाँ फंस जाते हैं सब। जैसे दोस्तों तापमान पैमाना क्या, तापमान मापन के 3 पैमाने होते हैं मेन। टेम्परेचर को मापने का 3 होते हैं फॉर्मूले इसमें। एक होता है केल्विन पैमाना, यानी सेल्सियस पैमाने पर तापमान है तो उसमें 273.16 को जोड़ दिया जाता है तो केल्विन में बदल जाता है और इसका एसआई मात्रा केल्विन के हो जाता है। और सुविधा के लिए हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन लेते हैं दोस्तों। सेल्सियस पैमाने पर तापमान अगर सेल्सियस में लाना है तो केल्विन पैमाने में दिया रहता है तो उसमें से 273 को हम माइनस कर देते हैं दोस्तों। और एक होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर से, तो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमान पैमाना, ये सभी फॉर्मूले होते हैं दोस्तों। इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे देखो सेल्सियस में दिया हुआ है और हमें केल्विन में जाना है, के की तरफ जाना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा, यानी सी से आगे के की ओर जा रहे हैं तो प्लस करेंगे और के से अगर सी की ओर आ रहे हैं हम दोस्तों तो माइनस करना पड़ता है 273 को। तो यहाँ से पता रहना चाहिए 273 कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। लेकिन अब जो जैसे ये चेंज हो रहा है कि 273 हम ले या 273.16 लें, तो हमें 273.16 तब लेना है जब अगर ऑप्शन में हमारे ऑप्शन अगर चारों पॉइंटों में होगा तो हमें 273.16 लेना। और अगर 273 अगर पॉइंट में ऑप्शन नहीं है तो अब तो 273 कंप्लीट नंबर लेके सॉल्व कर लेना इसे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक। उदाहरण के लिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है दोस्तों, जैसे कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे केल्विन में बदलना, यानी देख लो यहाँ पे दो सी में है और के की ओर जाएंगे तो हम जोड़ेंगे। ऐसे यहाँ देख लो के में दे रखा है और सी की ओर जाना है तो हमें घटाना है दोस्तों। ये आप खुद इसे करके देख लेना दोस्तों। और यहाँ पे कन्फ्यूजन यही रहता है कि जोड़ना कब है और घटाना कब है। तो इसलिए जब भी देखना कि सी में है और के में जाना है तो जोड़ना है, और के में दे रखा है और सी में आना है तो घटा देना है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट
गुप्त उष्मा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, और ये चैप्टर अब लगभग खत्म ही होने वाला है। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन यानी ठोस से द्रव या द्रव से गैस आदि के लिए आवश्यक गुप्त उष्मा दो प्रकार की होती है, क्योंकि हर किसी में गुप्त उष्मा उसमें उपलब्ध रहता ही, उपस्थित होता है। गलन की गुप्त उष्मा होता है किसी ठोस के 1 ग्राम को गलनांक पर द्रव में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उस ठोस की गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है दोस्तों। किसी ठोस में अपद्रव्य मिलाने पर इसका गलनांक क्या होगा, कम हो जाता है दोस्तों। अब जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो या 273 केल्विन पर जल की उष्मा उसी ताप पर स्थित बर्फ से अधिक होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, वाष्पन की गुप्त उष्मा होता है 1 किलोग्राम द्रव के क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उस द्रव के वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाता है दोस्तों। अब जैसे 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्प के कणों की ऊर्जा में समान ताप पर जल कणों की ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होती है दोस्तों। यही कारण है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप द्वारा जलना अधिक खतरनाक होता है दोस्तों। तभी कहते हैं ना कि जब भी खाना बनाते हो या ढक्कन जब हटाते हैं तो उस टाइम भाप से हाथ ज़्यादा पकता है दोस्तों। यही कारण है, क्योंकि अगर गर्म पानी में हाथ डाल लो इतना जलन नहीं देगा जितना कि उस भाप से हाथ पकने से जलन होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वाष्पन की गुप्त उष्मा की वजह से ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहते हैं ना भाप से हाथ ज़्यादा जलन देगा, आपको ज़्यादा देर तक देगा। इस प्रकार जब भाप हमारी त्वचा के संपर्क में आते तो संघनित होकर जल उत्पन्न करते हैं, जो कि समान ताप पर उबलते जल की अपेक्षा अधिक उष्मा अधिक होता है उसमें दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है वाष्पीकरण दोस्तों। वाष्पीकरण के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। क्वथनांक से नीचे किसी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों वाष्प में परिवर्तन की क्रिया वाष्पन कहलाता है। द्रव के अणु विभिन्न वेग से अनियमित गति करते हुए एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार कुछ अणुओं की गति ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वह पृष्ठ पर आकर धीरे धीरे पृष्ठ को छोड़कर वायुमंडल में जाने लगते हैं, और यही प्रक्रिया वाष्पन कहलाता है, जो भाप बन के उड़ जाता है दोस्तों। जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है और गीले कपड़े सूख जाता है। ये किस कारण से? क्योंकि वाष्पीकरण के कारण से। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि गीले कपड़े किसके कारण से सूख जाते हैं, तो वाष्पीकरण के कारण से गीले कपड़े सूखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। उसके बाद है दोस्तों कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से? द्रव, एक तो होता है सतह का क्षेत्रफल, तापमान होता है और आर्द्रता होता है दोस्तों, जो कि वाष्पीकरण के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाता है। यानी जैसे कपड़े गीले हैं, अगर हम इकट्ठा रख देंगे तो उसे सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जब उसी कपड़े को फैला देते हैं तो जल्दी सूख जाता है। तो हमने क्षेत्रफल को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, इसलिए वो जल्दी सूख जाता है। तापमान, और अगर जैसे मौसम ख़राब है तो उसे तो टाइम लग जाएगा ना कपड़े सूखने में, और अगर मौसम साफ़ है, धूप तेज़ है तो फिर जल्दी सूख जाता है। यानी तापमान का प्रभाव पड़ता है, क्षेत्रफल का प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता, नमी का प्रभाव पड़ेगा उस पर। ठीक है दोस्तों। वाष्पीकरण के कारण शीतलता का प्रभाव, जैसे अब वाष्पीकरण के कारण जैसे खुले हुए बर्तन में रखे हुए द्रव में निरंतर वाष्पीकरण रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के ऊर्जा से अवशोषित होने के कारण शीतल हो जाते हैं। दैनिक जीवन में वाष्पीकरण शीतलता प्रभाव का कुछ प्रमुख उदाहरण है, जैसे दोस्तों, जैसे कि क्या? बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर देखते हो कि बूंदे, यानी जैसे भी फ्रिज से बोतल निकालो पानी की, थोड़ी देर के बाद देखते हो कि बोतल की चारों तरफ पानी की आ जाता है। वो पानी कहाँ से आता है? क्योंकि किसी ने तो पानी उस पर लगाया नहीं होता है। तो फिर बोतल के चारों ओर से ये जो बूंदे बूंदे पानी जो आता है, ये कहाँ से आता है? ये इसी के कारण होता है दोस्तों। जब किसी बर्तन में बर्फीला जल रखते हैं तो शीघ्र ही बर्तन की बाह्य सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगती है, क्योंकि
उसमें जो उपस्थित जल वाष्प ऊर्जा ठंडे पानी के बर्तन के संपर्क में आकर संघनित हो जाती है तथा संघनित होकर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जो हमें क्या कहता है, जल की बूंद के रूप में नजर आने लगते हैं। दोस्तों, गर्मी में सूती कपड़े पहनने के वाष्पीकरण के कारण शीतलता का एहसास, कहते हैं ना गर्मी है तो उसमें सूती कपड़े पहनो ताकि उससे हमें शीतलता अनुभव होता है। दोस्तों, गर्मी में सूती कपड़े को वरीयता दी जाती है क्योंकि इनके पसीने अवशोषण करने की क्षमता उच्च होती है। गर्मी के कारण पसीना वाष्पीकरण गुप्त उष्मा बराबर होना हमारे शरीर को लेकर वाष्पीकृत वायुमंडल में चला जाता है और हमें शीतलता का क्या करता है, अनुभव कराता है। दोस्तों, ये सारे एग्जाम्पल के रूप में 4 ऑप्शन में आता है। दोस्तों, कि इसमें से वाष्पीकरण का एग्जाम्पल कौन सा, ये बताना पड़ेगा हमें। तेज धूप वाले दिनों में क्या करते हैं लोग, छत और खुले स्थान पे पानी का छिड़काव करते हैं ताकि उससे हमें क्या हो, ठंडी हवा थोड़ी महसूस हो। गर्मियों के दिन में ये आमतौर पे किया जाता है। एसीटोन नेल पॉलिश हटाने के प्रयुक्त होने वाला द्रव्य है। जो नेल पॉलिश को जैसे लेडीज़ वगैरह सब नेल पॉलिश लगाते हैं, उसे रोज़ नए नए कलर का लगाना पसंद होता है, तो रोज़ ये नेल पॉलिश तुरंत हटती नहीं है, तो इसलिए एक एसीटोन नामक लिक्विड आता है जो कि एक शीशी में बंद होकर आता है और इसे अपने नाखून पर रगड़ने से तुरंत हट जाता है और फिर अपना दूसरे लगा सकते हो। ये भी एक उसी का उदाहरण है, आप इसे पढ़ लो। एसीटोन जो होता है क्या है, एसीटोन एवं अल्कोहल हथेली से उष्मा लेकर शीघ्र वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमें हथेली पे क्या होता है, शीतलता सा महसूस होता है, यानी कि इससे ठंडक सा हाथ में महसूस होता है। दोस्तों ये तो थे आज चैप्टर वाइज केमिस्ट्री का जो पूरे चैप्टर आज एक कंप्लीट कर दिया हूँ। दोस्तों, इसमें आप इससे रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, वो सभी क्वेश्चन आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। फिर आपको पता चलेगा, जो इसे डिटेल से पढ़ेगा वही इसका आंसर दे पाएगा। दोस्तों, तो प्लीज़ एक बार आप इसे पूरी वीडियो को ढंग से देख लो ताकि इसके जो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आएगा एक पूरे वीडियो, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों वॉचिंग के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा आपको सेकंड चैप्टर का, इसका चैप्टर वाइज सीरीज ये चलता रहेगा दोस्तों। और जेई की तैयारी आप सभी को बहुत अच्छे से यहाँ पे करने को मिल जाएगा और चैप्टर वाइज साइंस पढ़ने को मौका मिलेगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।